हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सोमनाथ होर हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं और ये ग्राफिक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोमनाथ होर के बारे में यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, कुछ आंसर आपके यहाँ पे पॉइंट्स नोट में लिख दिए गए हैं, वो आप उसको समझिएगा। ठीक है, और कोशिश करा करिए कि जितने भी स्टूडेंट है वो टाइम से ज्वाइन हो जाया करिए। अगर आपको टाइम को लेके आपको चेंज कराना है, अभी चेंज हो सकता है, तो आप एक बार आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए। अगर 4-5 स्टूडेंट का मैच करता है टाइम की, नाइट वाला या फिर दिन वाले में, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है 2 बजे, तो अगर चाहते हैं तो शाम को कर दिया जाएगा, दिन वाला टाइम है। और अगर रात को है प्रॉब्लम तो 9:30 कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि 9:30 बजे आप सुटेबल हैं उस टाइम के लिए, तब भी आप बताइएगा। ठीक है, तो टाइम के लिए आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि अगर टाइम के लिए प्रॉब्लम है तो आप उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम यहाँ पर है सोमनाथ होर देखेंगे। ठीक है, जिनका समय था 1921 से 2006। ठीक है, यहाँ पर मैंने जन्म का नहीं लिख रखा है, तो अगर देखो यहाँ पर आप जब नोट्स बनाया करो तो आप सीधे सीधे यहीं पर लिख लिया करें कि चटगांव बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितने भी आर्टिस्ट हैं तो वो वहाँ से पूछ ले जाते हैं, कौन बांग्लादेश का है, कौन मुंबई का है, कौन हैदराबाद, कौन जो भी है यहाँ पे आर्टिस्ट इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यही काम करना है। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी शांति निकेतन। ठीक है, तो वहीं ऊपर ही लिख लिया करो कि जन्म और यहाँ पर मृत्यु का दोनों ही साथ में लिख लिया करो, कि ताकि आपको याद करने में उसको आसानी रहे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। और जो भी स्टूडेंट अगर किसी का ग्रुप है तो जल्दी इससे शेयर करिए और उनको भी ज्वाइन करवाइए। ठीक है, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और उनको ये मैटर मिल सके। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा के बारे में। बात करते हैं कि जो इन्होंने कला डिप्लोमा जो प्राप्त किया था, किसने, सोमनाथ होर ने, वो कहाँ से डिप्लोमा प्राप्त किया था? तो कहाँ से प्राप्त किया था? कलकत्ता स्कूल से। ठीक है, लेकिन अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है, पहले का मतलब जो था तो कलकत्ता स्कूल। तो यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? कलकत्ता। पहले प्राइवेट था, फिर गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, इसके जितने भी स्कूल्स हैं वो भी आपको सारे करा दिए जाएंगे, कि ताकि और भी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाए। ठीक है, अभी तो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट जल्दी से, मैं सोच रही हूँ आर्टिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब कोई ना कोई आता ही रहता है, तो आर्टिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कब से आर्टिस्ट करा रही हूँ, अभी तक खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, तो कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए आर्टिस्ट, तो आपका वेस्टर्न भी शुरू करा जाए और आपकी जितनी भी कला दीर्घाएं हैं वो भी करा जाए, जितने भी सम्मान है, पुरस्कार है, वो भी शुरू करा जाए, कि ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। बाकी इसके अलावा भी मैं पॉइंट्स बता सकूं। ठीक है, अभी तो 2 ही क्लास चल रही हैं, मैं सोच रही हूँ कि 2 की जगह 4 क्लास लगा दूं, लेकिन टाइम ही नहीं रहता है, नहीं तो मैं 4 क्लास करवा दूं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर तो ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, कौन सा कला डिप्लोमा वाला, ये चीज क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे 1954 में। यहाँ पर तो चलिए 1954 से 1958। ठीक है, 1954 से 1958 तक ये इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्समैन कोलकाता में किस पद पर रहे? तो जल्दी से बताइए किस पद पर रहे हैं, बताइए। मतलब प्राचार्य के पद पर रहे हैं, शिक्षक के पद पर रहे हैं, कि या विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, किसके पद पर रहे हैं? तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए। तो बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो आंसर देते हैं, बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं बताइए? क्या आप लोग का रेडी नहीं है? बताओ, एग्जाम तो आने जा रहे हैं, तब तो मुझे लगता है कि एकदम फटाफट आपको आंसर देना चाहिए कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। नहीं तो एक काम करा करो, एक बुक खोल लिया करो और उस पर रख लिया करो और जल्दी से उसका आंसर दिया करो, तो और भी आसानी होगा और याद करने में भी आसानी रहेगा। कि हाँ, बस ये है कि आप रेगुलरिटी बनाएं और उसको एक एक करके आप अच्छे से आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर 1958 से लेके यहाँ पर 67 तक दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में किस विभाग के विभागाध्यक्ष थे?
तो आप लोग भी जानते हैं कि सोमनाथ होर हैं वो किसके रूप में जाने जाते हैं, ग्राफिक के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर किसी को कोई चीज़ किसी की ज़्यादा अच्छी है तो किसी को रूप मतलब किस में उसको नियुक्त किया जाएगा, तो वो ग्राफिक के में होगा। मान लो आपकी आर्ट अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा ड्राइंग अच्छी करते हैं तो उसी विभाग में जाएंगे, ठीक है। जैसे आप आर्ट को अच्छा लगता है तो आप आर्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो ऐसे ही है। तो ये किस में थे, मतलब किस में, सॉरी ये वाला था क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे ये कौन से थे, विभाग, ग्राफिक विभाग अध्यक्ष, मतलब ग्राफिक विभाग ये लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ग्राफिक विभाग, ठीक है। ये चीज इतनी पॉइंट आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे अन्य में बात करेंगे कि अभी तक तो यहाँ पर क्या थे, शिक्षक थे, फिर ग्राफिक विभाग में थे। अब बात करेंगे 1967 में कला भवन शांति निकेतन चले गए, ठीक है। किसमें, 1967 में ये कहां पर चले गए, शांति निकेतन, ठीक है। कला भवन शांति निकेतन में चले गए, जहां पहले ग्राफिक कला के अध्यक्ष थे। ये चीज पॉइंट याद करना, ग्राफिक कला के अध्यक्ष थे, ठीक है, मतलब उसके पद को संभाला। फिर बाद में कुछ वर्षों बाद, मतलब 1967 के कुछ वर्षों बाद फिर क्या करा उन्होंने, यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में प्राचार्य पद पर, अभी यहाँ पर क्या थे, अध्यक्ष के पद को संभाला। मतलब कुछ ही टाइम तक उन्होंने अध्यक्ष, मतलब जो है अध्यक्ष पद पर संभाला। फिर उसके बाद यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय यहाँ चले गए, तो यहाँ पर इन्होंने प्राचार्य पद पर इन्होंने कार्य किया, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब सोचिए कि यहाँ पर शिक्षक भी थे, विभागाध्यक्ष भी थे और हेड भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर इवन वो प्रिंसिपल भी थे, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब प्रिंसिपल कहाँ थे, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, और ग्राफिक कला के यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे। और यहाँ पर कला भवन शांति निकेतन चले गए थे, जहाँ मतलब यहाँ पर कला भवन शांति निकेतन में भी ग्राफिक कला के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट वाला, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 1958 से लेके, या क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम तक ये कार्यरत थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ये वाला पूछ लिया जाता है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में किस विभाग के विभागाध्यक्ष थे, तो ये चीज ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो आप बता सकते हैं कहाँ के, ग्राफिक विभाग के, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और कौन से स्कूल के, दिल्ली स्कूल के, ठीक है। ये चीज तो आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बड़ौदा विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है बड़ौदा विश्वविद्यालय। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पर शिक्षक थे और कहाँ पर प्राचार्य थे और कहाँ पर मतलब हेड थे, यानी कि विभाग अध्यक्ष थे कहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहाँ के विभाग अध्यक्ष थे, या कहाँ के शिक्षक रहे, या कहाँ के आपके प्राचार्य रहे। तो यहाँ से इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले सारे स्टूडेंट जल्दी से ये बताइए कि जितना बता रही हूँ समझ में आ रहा है या नहीं, साथ साथ में बताते भी जाइएगा, कि ताकि हाँ मुझे पूरा कि रहे कि हाँ, कि देखो बच्चों से ही मोटिवेट मैं भी होती हूँ, आप लोग भी मुझसे मोटिवेट, टीचर और स्टूडेंट का ऐसे ही होता है कि एक मतलब दोनों का ही साथ अगर नहीं होता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, नहीं तो वो टीचर भी बेकार है, वो स्टूडेंट भी बेकार है, ठीक है। तो दोनों ही बेकार हो जाते हैं अगर दोनों का ही साथ साथ में उसका मतलब नहीं चल पाता है कि मतलब हाँ दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो साथ साथ में बताते भी जाइए कि जितना भी समझाया है उतना समझ में आया है। 3 ही पॉइंट बताए हैं लेकिन 4 पॉइंट बता दिए हैं, तो 4 पॉइंट अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर शुरू में इन्होंने कौन से पार्टी के लिए पोस्टर तैयार करे हैं, मतलब स्टार्टिंग में कब से, मतलब इसके भी स्टार्टिंग से पहले, मतलब 1958 से भी पहले, 1954 से भी पहले उन्होंने स्टार्टिंग में ही इन्होंने पोस्टर तैयार करे थे, लेकिन किस पार्टी के करे थे वो आपको बताना है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए कौन सी पार्टी के करे थे, तो जल्दी से आंसर दीजिए फिर बताते हैं। जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका, कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर बोल सकते हैं साम्यवादी पार्टी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, साम्यवादी पार्टी, ठीक है, याद रखिएगा पार्टी। ये चीज क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सी पार्टी के लिए पोस्टर देते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, 1943 में जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा तब ये किससे प्रभावित थे। अब 1943 में ही इन्होंने एक मतलब बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था, तो यहाँ से वो सोमनाथ होर किससे प्रभावित थे। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए किससे प्रभावित थे, जल्दी से बताइए। इस टाइप से भी ऐसे पूछ ले जाते हैं,
तो चित्त प्रसाद भट्टाचार्य, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य, याद रखिएगा, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य। यहाँ से इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और सारे स्टूडेंट जितना है वो सब साथ साथ में, मैं तो चाहती हूँ कि साथ साथ में ही करो, बाकी इसको स्क्रीनशॉट लेने का क्या मतलब है, क्या क्या करेंगे, बाकी तो आप देखो मैं तो साइड से हो ही जाती हूँ, इधर एक तरफ, इधर से साइड एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब मैं इधर पहुँचती हूँ तो एक साइड से इधर से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से क्या ही मतलब है, मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट वीडियो को देखे और उसको साथ साथ में इसको नोट भी करते हैं, क्योंकि देखो बोलने से और उसको साथ साथ में नोट करने से तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, उसको आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। देखने को क्या है, आप बुक ले लीजिए, वहाँ पे देख देख के कर लीजिए, ऐसा तो देखने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखने से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप उसको देखिए, समझिए, उसके बाद अपने खुद नोट करिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, 5वें पॉइंट हो गया है। अब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अखबार, ठीक है ना, इसी का न्यूज़पेपर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अखबार है जनयुद्ध। कौन सा? जनयुद्ध। ये इसी समय की बात हो रही है, ठीक है, 1943 की ही बात हो रही है। तो जनयुद्ध में किन लोगों के रेखा चित्र बनाए? तो यहाँ पर किन लोगों के उन्होंने रेखा चित्र बनाए थे? किसने? सोमनाथ होर ने बनाए थे। अब सोमनाथ होर देखो, जिस टाइम में ये 1943 में जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, तब इससे बहुत ही ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि यहाँ से ही उन्होंने एकदम पल्प कास्ट जो वाला पेपर वाला है, तो उन्हीं से ही वही शुरू करा उन्होंने, ग्राफिक जो शुरू करा था, मतलब पेपर पल्प कास्टिंग जो लुगदी वाला होता है, उसी से ही स्टार्ट करा था, क्योंकि वो चाहते थे कि उससे जो बनता है मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, तो उससे जो जख्म बनाते हैं, यानी कि वुंड्स जो है, जो उनकी श्रृंखला है जिससे घाव बनाते हैं, वो बहुत अच्छे उन्होंने इस पर दिखाए हैं, ठीक है। किससे? पेपर पल्प कास्टिंग से, ठीक है। यहाँ पर तो भी नहीं दिखा सकती हूँ, मतलब ऐसी बता रही हूँ आपको कि ताकि आपको समझ में आए, अभी आएगा तो इसको मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अखबार जनयुद्ध में किन लोगों के रेखा चित्र बनाए हैं? तो किसके रेखा चित्र बनाए हैं यहाँ पर? कैसे? अभी जब समझ जाइए कि जब भयंकर अकाल पड़ा है तो अकालग्रस्त, ठीक है, याद रखिएगा, अकालग्रस्त बनाए हैं इन्होंने, ठीक है। अकाल जैसे कि भूख से बिल्कुल एकदम पेट पिचके हुए और बिल्कुल एकदम पतली से शरीर बने हुए हैं, एकदम जैसे लग रहा है कि बहुत दिनों से खाना नहीं मिला हो, और बिल्कुल एकदम चेहरे पर एकदम ऐसे भाव हैं कि जैसे कि बिल्कुल मतलब दुख वाला फेस, बहुत अच्छे से बनाया है। आप उनकी पिक्चर्स देखिए तो खुद समझ जाएंगे। अकालग्रस्त है मतलब ये है, कह सकते हैं मानव कंकाल, बिल्कुल एकदम कंकाल की तरह एकदम पिचके हुए पेट, मानव कंकाल, ठीक है, इस टाइप से इन्होंने बनाए हैं। किसने? सोमनाथ होर ने बनाए हैं, ठीक है। एकदम कंकाल जैसे होते हैं, मानव कंकाल जैसे एकदम उसकी हड्डियां दिखना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट कह रही हूँ, मतलब जैसे हड्डियां दिखती हैं बिल्कुल एकदम जब पतले हो जाते हैं, उस टाइप से उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। एक एक उनको चेहरे पर दिखना बिल्कुल त्वचा जैसी होती है, एकदम सिकुड़ी हुई बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे, किस लोग ने? अकालग्रस्त मानव कंकाल, मतलब मानव कंकाल या कंकाल ग्रस्त भी बोल सकते हैं, मानव कंकाल या कंकाल ग्रस्त भी बोल सकते हैं, कंकाल ग्रस्त, ठीक है, याद रखिएगा, कंकाल ग्रस्त। बाकी तो मैं बोलती जाती हूँ तो आप लिखते जाइएगा, ठीक है। 1970 में किस माध्यम में मूर्तियां बनाना शुरू करी थी? अब इन्होंने मूर्तियां भी बनाना शुरू करी थी। किससे बनाना शुरू करी थी? कांस्य में। कौन से माध्यम में? कांस्य माध्यम में, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 1946 में किस आंदोलन के बंगाल में चित्र बनाए? मतलब कौन सा आंदोलन था उस टाइम में का? तेभागा। कौन सा था? तेभागा आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है ऐसे, तेभागा आंदोलन, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयार करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो चैप्टर मैं बता रही हूँ, सोमनाथ होर। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज का हो सकता है कि कोई सी इनकी मूर्ति पूछ ले, कोई हो सकता है कि सीरीज पूछ ले, या फिर कोई सा हो सकता है इनकी कोई पेंटिंग पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ग्राफिक वाला भी बहुत काम किया है, मूर्तियों पे भी बहुत काम किया है, सब पर काम किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से किसके रूप में जाने जाते हैं, तो ग्राफिक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने एचिंग पर भी काम किया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सोमनाथ होर हैं, वो एक प्रिंट मेकर भी हैं, ये चीज़ मैंने अभी बताई थी, मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, इवन ये म्यूरलिस्ट भी थे, ठीक है।
तो इन्होंने, आप खुद समझ सकते हैं कि इन्होंने कितने सारे माध्यम पर काम किया है। ठीक है, अब हम 10वें पॉइंट पे बढ़ते हैं कि छापा कला माध्यम में इनका जो प्रमुख माध्यम था वो कौन सा था। यानी कि देखो, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी ड्राइंग बनाते हैं, किसी का, सबका अलग अलग प्रिय माध्यम होता है। कोई वाटर कलर पसंद करता है तो कोई ऑयल कलर पसंद करता है, कोई भित्ति चित्र पसंद करता है तो कोई मतलब सबके अलग अलग ही होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। अब यहाँ पर उन्होंने छापा कला में माध्यम में इनका प्रमुख माध्यम क्या था, तो क्या हो जाएगा, अभी बिल्कुल मैंने बताया था, बताइए क्या हो जाएगा, पेपर पल्प कास्टिंग। पेपर पल्प कास्टिंग, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं उसको लुगदी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर ब्रैकेट में चाहे लिख सको तो लिख लो कि इन्होंने अन्य में यहाँ पर एचिंग में भी काम किया था, ग्राफिक में एचिंग में भी काम किया था। एचिंग याद रखिएगा, एचिंग मतलब यहाँ पर दोनों लिख देती हूँ, अम्लांकन। ठीक है, याद रखिएगा, अम्लांकन, अम्लांकन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि छापा कला माध्यम में इनके प्रमुख माध्यम कौन सा है, तो पेपर पल्प। पेपर पल्प कैसा होता है कि जो पेपर होते हैं उसको, पेपर को भिगो दिया जाता है, भिगोने के बाद उसको अच्छे से, उसमें जो गोंद जो भी होता है उसको मिलाया जाता है और उसको अच्छे से लगाया जाता है। तो वो लगाने के बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे घाव होते हैं, बिल्कुल उस पर बहुत ज़्यादा, आपने भी देखा होगा, उस पर कुछ भी नहीं बना हुआ है। इनकी पिक्चर्स देखना कभी, ऐसे करके हैं, उस पर पेपर पर ऐसे लगाया है और यहाँ पर कोई बस वुंड्स ऐसे बना दिए हैं, कोई घाव दिखा दिए हैं, बस ज़्यादा और कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ से है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो है वुंड्स, इनकी श्रृंखला है, तो यहाँ पर आप उनकी श्रृंखला भी देख सकते हैं गूगल करके। ठीक है, तो साथ साथ में इसको देखते भी जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं, इनकी शैली किस ऑस्ट्रियन कलाकार, ठीक है, इनकी शैली किस ऑस्ट्रियन कलाकार से मिलती जुलती है। यानी कि कौन सा ऐसा ऑस्ट्रियन कलाकार था जिनकी, इनकी मतलब इनकी जो शैली है उनसे मिलती जुलती है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कौन सी है, बताइए कौन सा ऑस्ट्रियन कलाकार है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्कर कोकस्का, ऑस्कर कोकस्का। देखो क्या लिख रही हूँ मैं, कोकस्का। देखो ये आप लोग भी जानते हैं, वहाँ पर कोशिश करा करिए कि देखो सब लोग टाइम से ज्वाइन हुआ करिए, टाइम से ज्वाइन होंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। बार बार लेट ज्वाइन होते हैं, पता नहीं क्यों लेट ज्वाइन होते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है नाइट में, लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो मैं 9:30 कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मतलब कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑफिस जाने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि सोते हो, सोना बहुत अच्छा लगता है, सोना तो हर किसी को अच्छा लगता है ना, सोना मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी सोती हूँ तो सोना तो वो चीज़ है। तो अगर लगता है कि दोपहर में सोना है तो आप आराम से सोइए, लेकिन बताइए टाइम, अगर आपको टाइम चेंज करना है तो शाम का भी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ऐसा टाइम बताना जो सबके लिए सुटेबल हो टाइम। ठीक है, तो दोनों का टाइम आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो वहां पर मैं देख लूंगी कमेंट की किसका सही है, तो मैं देख लूंगी। ठीक है, तो फिर आपका टाइम चेंज कर दूंगी कि ताकि सबको ही इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ऑस्कर कोकस्का ये वाला हो गया। अब हम बात करेंगे, इन्होंने लॉस्ट इन्होंने लॉस्ट वैक्स माध्यम से वियतनाम के व्यथित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तराशा। ठीक है, ये चीज याद रखना, लॉस्ट वैक्स माध्यम से वियतनाम के व्यथित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तराशा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, कांस्य ढलाई में आर्मेचर, इस मेटल मतलब कांस्य ढलाई में आर्मेचर तैयार करे, जो कांस्य ढलाई होती है उसके आर्मेचर बनाए। ठीक है, आर्मेचर ढांचा बनाया था उसका कांस्य ढलाई में, तो इस पर मेटल शीट पर त्वचा के समान फैलाए थे, मतलब फैलाते थे। यानी कि बिल्कुल जैसे सुकड़ी हुई होती है बिल्कुल त्वचा, जो अभी मैं बता रही थी, उसी का ही इन्होंने मतलब प्रयोग किया है, किसका, मेटल शीट का प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि देखो, मृत्युपरांत इन्हें पद्म भूषण, जो पद्म भूषण मिला था उन्हें कब मिला था, तो कौन सा सन हो जाएगा, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, कौन सा हो जाएगा, 2007। ठीक है, याद रखिएगा 2007 हो जाएगा। मतलब मरने के बाद देखो, इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी जितनी भी है वो तो सब लोगों को जागरूक करना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे, और बहुत सारी इन्होंने पिक्चर्स बनाई थी, बहुत ज़्यादा दुख वाली पिक्चर्स बनाई थी। वो उनको देखकर भी खुद ही बहुत ज़्यादा दुखी थे, जितना भी है उनका इतना ज़्यादा उस टाइम में ऐसा था। उसके बाद भी वो लोग वो अपना
मतलब काम करने में लगे रहे, चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो उनके पास भी इतना, लेकिन उनके पास जो सुख आया, जो भी आया वो सिर्फ मतलब मरने के बाद आया, ठीक है ना। बाकी तो उन्होंने पूरा जीवन अपना बाकी चित्रकारी में निकाल दिया, पूरा अपना पेपर पल्प कास्टिंग ये सब बनाया था। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित की बात करें तो ये जिस टाइम में 1943 में जब ये समय था जब बंगाल का भयंकर अकाल पड़ा था, ये उस टाइम की बात है, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने सोमनाथ होर ने बहुत वर्क किया, बहुत ज़्यादा फैलाया, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको बता दी है, ये चीज़ बता दे। वैसे तो इनका जो सबसे ज़्यादा अगर फेमस की बात करें तो वही वाला है, इनका वुंश श्रृंखला है, तो जिसमें इन्होंने पेपर पल्प कास्टिंग में इनका जो प्रिय माध्यम था, ठीक है। चलिए, ये तो चीज़ आपको बता दी मैंने। बाकी हम बात करेंगे 1974 की बात करेंगे कि 1974 से 77 तक सोमनाथ होर ने वियतनाम स्वतंत्रता संघर्ष की, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कि चिर स्थायी बनाने के लिए इरादे से जिस एक बड़े कांस्य मूर्ति शिल्प की रचना करी उसका शीर्षक क्या था। तो जल्दी से बताइए कि किस पर उन्होंने कांस्य मूर्ति शिल्प की रचना की, उसका शीर्षक का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, कौन सा हो जाएगा? माँ और बच्चा, ठीक है, याद रखिएगा, माँ और बच्चा हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ आपको बता दिया। अभी आपका है, अभी आपकी पिक्चर्स भी बतानी है, ठीक है। अभी इनका ही कथन है, किसका? सोमनाथ होर का है। सोमनाथ होर ने कहा है, मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ। जो अभी मैंने बात कही थी, वो चित्र नहीं जख्म बनाते थे, ठीक है। तो ये इनका कथन है, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। देखो जितना मैंने समझाया है, तो सारे स्टूडेंट पहले फिर से बता दो कि जितना समझाया है समझ में आया है कि नहीं। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बता दीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि सोमनाथ होर बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में, हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपको सब याद करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इनके चित्रों के बारे में बात करते हैं। चित्र देखते हैं कि उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चित्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके चित्रों के बारे में। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सोमनाथ होर के, यहाँ पर देखते हैं श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पे चित्र हैं और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप उसको कोशिश करा करिए कि आप उसको सभी याद करिए, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी, उसको तो बिल्कुल भी माइंड में एकदम फीड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सोमनाथ होर की जो श्रृंखलाएं हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोमनाथ होर की श्रृंखला है, नंबर 1 सफेद पर सफेद है, ठीक है। दूसरा है तेभागा श्रृंखला है, और यहाँ पे वुंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला वुंस वाला, वुंस जख्म या फिर हम बोल सकते हैं घाव, ठीक है। या इनको जो माध्यम था, उसका जो मीडियम था, यानी कि जो मीडियम था वो क्या था? पेपर पल्प कास्टिंग से उन्होंने घाव बनाए थे, यानी कि जख्म या फिर वुंस, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चित्रों की बात करते हैं। जो इनकी जो चित्र है, चाय की दुकान है, गली का दृश्य है, नाइट मीटिंग है, इन द पॉन्ड या सफ़ेद गुलाब का जन्म, इन पर इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। किस पर? सफ़ेद गुलाब का जन्म। अब हम बात करते हैं मदर एंड चाइल्ड, जो इसका मीडियम है वो क्या हो जाएगा? कास्ट में, ठीक है, ये कास्ट में है। अब हम बात करेंगे, यह वियतनाम के लोगों के संघर्ष को दर्शाती है। ये चीज़ मैंने आपको पॉइंट पहले से ही लिखवा दिया है, ठीक है। तो उसको पढ़िएगा और उसको याद करिएगा। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी गली का दृश्य, बाकी ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट है। जो बता दूं उसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर वियतनाम के स्वतंत्रता सेनानी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको, जो मैंने आपको पिक्चर्स बताई है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। वुंस का होगा, और यहाँ पे गली का दृश्य, सफ़ेद गुलाब का जन्म है, और यहाँ पे जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था मदर एंड चाइल्ड, इस पर मैंने पूरा लिखवा रखा है, ठीक है। उसको पॉइंट याद करना। वियतनाम के स्वतंत्रता सेनानी है, ये वाला भी लिखवा रखा है, तो इसको भी पॉइंट याद करिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं द डॉग है, जो एक अद्भुत इनकी मूर्ति शिल्प थी। कौन सी? द डॉग। अब बात करें द हैंगिंग, द अनटाइटल्ड, ठीक है, अनटाइटल्ड भय, और 9th सिम्फनी, कैंपेनियन, द खजानी प्लेयर, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करिएगा। भय इम्पोर्टेंट है,
द डॉग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, लिनोकट, लिनोकट में बना है, ये फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, वो कौन से माध्यम में बना है? लिनोकट माध्यम में बना है। और कौन सन में है? 1956। एक पीठ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कास्ट चित्र है, ठीक है ना, ये कैसा है? कास्ट चित्र। अब हम बात करेंगे भूख, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए भूख है। ठीक है, तो यहाँ पर लिथोग्राफ में है, मीडियम क्या है? लिथोग्राफ में है। और कौन सन में? 1977 में है। चीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कांस्य मूर्ति शिल्प, ये किस में बना है? 1985 में। और ये लास्ट क्या है आपका? ये हो जाएगा मिथुन। तो जितने भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। जो मैंने आपको टिक लगा रखे हैं वो तो आप इसको दिमाग में एकदम फीड कर लेना, क्योंकि यहाँ से इस टाइप से ये चीज़ पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जो आपको मैंने लगा रखा है, आपके मार्क कर रखे हैं, इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो बाकी तो जो भी मैंने बताया है कि अगर किसी स्टूडेंट को, फिर से दोबारा से कह रही हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को टाइम से कोई प्रॉब्लम है तो आप नाइट वाला भी बता सकते हैं, और दिन में दो क्लास तो होनी ही होनी है। अगर आपको लगता है शाम को क्लास कर दे तो शाम को भी कर दी जाएगी। अगर लगता है कि आपको नाइट का टाइम चेंज करके उसको जल्दी कर दिया जाए तो बिल्कुल कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि 12 बजे कर दिया जाए तो 12 बजे भी कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग टाइम उसको बताइएगा सही, जो सबके लिए सुटेबल हो। ये नहीं कि सिर्फ अपना देखकर, सबके लिए सुटेबल हो, तो उसके लिए टाइम बताइएगा, तो ताकि हम टाइम चेंज कर देंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम से जुड़ सकता है, ओके। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, ओके। हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।